नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव तथा स्वीकृति। प्रस्ताव होता क्या है? अधिनियम की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की सम्मति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act, evidence he is said to make a proposal. Section 2A। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्ताव एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है और इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए। सिंपल शब्दों में ये समझा जाए कि हम इसमें दो पक्षकार होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति होता है प्रस्ताव करने वाला और दूसरा व्यक्ति होता है प्रस्ताव स्वीकार करने वाला। दोनों व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति कोई प्रस्ताव या किसी प्रकार का जो ठहराव है वो किसी दूसरे व्यक्ति के किसी प्रकार का प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति के सामने इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि सामने वाला या तो उसको कार्य को करने के लिए या न करने के लिए अपनी सहमति दे दे, तो ये माना जाता है कि प्रस्ताव किया गया है। दूसरा व्यक्ति यदि उसे एज इट इज़ स्वीकार कर लेता है या बिना किसी परिवर्तन के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो ये माना जाता है कि उनके मध्य ठहराव हो गया है। मान लो कि एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हारी कार 5 लाख रुपए में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचोगे? तो यहाँ पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपना प्रस्ताव रख रहा है। अब दूसरा व्यक्ति यदि बेचना चाहता है तो स्वीकृति दे दे और यदि नहीं बेचना चाहता तो वो मना कर सकता है। तो यहाँ ये माना जाता है कि एक व्यक्ति ने प्रस्ताव किया, तो जो प्रस्ताव करने वाला है वो तो है प्रस्तावक, और जो प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं प्रस्ताव ग्रहीता। अब इस परिभाषा के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि प्रस्ताव करने के लिए क्या प्रमुख लक्षण है, कि प्रस्ताव में कम से कम क्या होना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति कभी प्रस्ताव नहीं कर सकता। परिभाषा के आधार पर जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वो है कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। प्रस्ताव करने के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने आवश्यक हैं। एक व्यक्ति स्वयं अपने आप में कभी प्रस्ताव नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। अतः प्रस्ताव में एक व्यक्ति प्रस्ताव करने वाला प्रस्तावक होता है और दूसरा व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव किया जाता है वो प्रस्ताव ग्रहीता होता है। दूसरी बात जो है इस परिभाषा में हमें सामने आई है वो है किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए। प्रस्ताव की एक विशेषता यह है कि यह किसी कार्य को करने का प्रस्ताव हो सकता है अथवा इसी प्रकार यह प्रस्ताव किसी भी कार्य से विरत रहने का भी या नहीं करने का भी हो सकता है। मतलब प्रस्ताव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, या तो वो किसी कार्य को करने के लिए हो सकते हैं या किसी कार्य को नहीं करने के लिए हो सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं इस परिभाषा में कि प्रस्ताव किया किस उद्देश्य से है, सहमति प्राप्त करने के लिए। तो तीसरा जो बिंदु है वो बनता है सहमति प्राप्त करने के लिए, कि जब तक दूसरा व्यक्ति उसके प्रस्ताव के पक्ष में या विरुद्ध अपनी सहमति नहीं दे देता तब तक वो प्रस्ताव ठहराव नहीं बनता। फिर इसमें हम आगे देखते हैं कि प्रस्ताव किया क्यों गया है। प्रस्ताव किया गया है वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए, क्योंकि यदि प्रस्ताव ग्रहीता प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो दोनों पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंध हो जाते हैं और ये प्रस्ताव जब ठहराव बनता है, यदि ये वैध है और उचित तरीके से किया गया है तो ये प्रस्ताव ही आगे जाकर के अनुबंध बन जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि प्रस्ताव या स्वीकृति जो है उसके वैधानिक नियम क्या हैं। सबसे पहला है प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। प्रस्ताव वैधानिक संबंध का मतलब है
कि हम इसको ठहराव में तभी परिवर्तित कर सकते हैं या इसे प्रस्ताव तभी मानेंगे जब वो प्रस्ताव करने का उद्देश्य क्या हो, उनमें आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करने का हो। प्रस्ताव की शर्तें निश्चित होनी चाहिए। शर्तों से तात्पर्य कि जो भी शर्तें हैं प्रस्तावक उसी समय स्पष्ट कर दे। ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव करने के बाद फिर उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए तो वो प्रस्ताव नहीं माना जाता। प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए, ना कि आज्ञा के रूप में। विनय का मतलब किसी के सामने उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, और वो सहमति स्वतंत्र सहमति हो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को आदेश दें। यदि हम किसी को आदेश दे रहे हैं कोई कार्य करने या नहीं करने के लिए, तो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, वो ऑर्डर माना जाएगा। प्रस्ताव शर्त सहित अथवा शर्त रहित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि प्रस्ताव के साथ कोई शर्त जुड़ी हुई हो सकती है। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति अपनी कार बेचने का प्रस्ताव किसी के सामने रखता है कि मैं अपनी कार 50,000 रुपये में आपको बेच रहा हूँ, परंतु 50,000 रुपये मुझे आज ही नगद चाहिए। ऐसी शर्त या अन्य किसी प्रकार की जो प्रस्ताव से संबंधित हो, शर्त हो सकती है। और ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रस्ताव के साथ शर्त हो, बिना शर्त के भी प्रस्ताव किया जा सकता है। प्रस्ताव सामान्य अथवा विशिष्ट हो सकता है। प्रस्ताव सामान्य या विशिष्ट से तात्पर्य है किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट उद्देश्य से किया गया प्रस्ताव विशिष्ट होता है, और सामान्यतः सभी के लिए या आम जनता के लिए किया गया प्रस्ताव सामान्य होता है। फिर नेक्स्ट है प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित भी हो सकता है, जिसको हम आगे जानेंगे कि स्पष्ट अथवा गर्भित प्रस्ताव क्या होते हैं। आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे प्रस्तावों के प्रकार, तो उसमें हम जानेंगे कि ये क्या है। तो ये थे प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम। अब नेक्स्ट है प्रस्ताव के प्रकार, टाइप ऑफ प्रपोजल। अब टाइप ऑफ प्रपोजल में यहाँ इनको अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव स्पष्ट किए गए हैं। जैसे प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर, विधि से यहाँ तात्पर्य कि प्रस्ताव किस तरीके से किया गया है। इसमें जो पहला है वो है स्पष्ट प्रस्ताव, एक्सप्रेस ऑफर। स्पष्ट प्रस्ताव, जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों से किया जाता है तो स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। जैसे मान लो कि राम ने अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचने का लिखित या मौखिक प्रस्ताव किया, तो ये स्पष्ट है कि वह अपनी कार 2 लाख में बेचना चाहता है। गर्भित प्रस्ताव दूसरा आता है। गर्भित प्रस्ताव, शब्दों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव का ज्ञान पक्षकारों के आचरण या व्यवहार से अथवा मामले की परिस्थितियों से किया जा सकता है। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति के पास 2 कार हैं, वो केवल ये कहता है कि मैं अपनी पुरानी कार, तो यहाँ पुरानी से तात्पर्य जो भी व्यक्ति के पास 2 कारें हैं उनमें से जो पुरानी होगी, यहाँ ये गर्भित शर्त है। इसको ये माना जाएगा कि इस प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति इसके बारे में जानता है, तो हम उसको मानते हैं गर्भित प्रस्ताव। या किसी टैक्सी को हम जब बुक करते हैं तो टैक्सी के में बैठकर हम उसको कहीं चलने के लिए कहते हैं, तो इसमें शर्त जुड़ी हुई है कि हम उसे वहाँ चलने का भुगतान करेंगे। इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम किसी जैसे बस में सवारी करते हैं, बस में चढ़ते हैं, तो हमें ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वो बस वाला हमसे किराया लेगा या नहीं लेगा, कि वो गर्भित अनुबंध, ये गर्भित शर्त है कि हमें उसको बदले में किराए का भुगतान करना है। तो ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं वो होते हैं गर्भित प्रस्ताव। फिर दूसरा जो आधार है वो है प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर। प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार से तात्पर्य है कि प्रस्ताव किया किसको जा रहा है। इसमें पहला विशिष्ट प्रस्ताव, जैसा अभी अपन पीछे देखे थे। विशिष्ट प्रस्ताव या स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो वह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। और विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति भी केवल उसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दी जा सकती है जिसको वह प्रस्ताव किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि हम जब कोई प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति या पक्ष को संबोधित करके कर रहे हैं तो स्वीकृति भी वही व्यक्ति या वही पक्ष देगा। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों की स्वीकृति मान्य नहीं होगी। दूसरा है सामान्य प्रस्ताव या साधारण प्रस्ताव, जनरल ऑफर। सामान्य प्रस्ताव जन सामान्य या जनता के किसी वर्ग को किया गया प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव समस्त संसार या संसार के किसी एक भाग की जनता को किया गया प्रस्ताव है। अतः सामान्यतः प्रस्ताव को संसार का कोई भी व्यक्ति या जनता के किसी विशिष्ट वर्ग का कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति की सामान्यतः पूर्व सूचना भी देना आवश्यक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके भी स्वीकृति दे सकता है, तो उसे हम मानते हैं सामान्य प्रस्ताव।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रस्ताव करने की प्रकृति के आधार पे, मतलब किस तरीके से वो किया जा रहा है। इसमें है प्रति प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार के प्रस्ताव एक ही समय पर करते हैं तो ऐसे प्रस्तावों को प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र में एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी ठहराव को जन्म नहीं देते। यद्यपि दोनों व्यक्ति समान कार्य को समान शर्तों पर करना चाहते हैं, परंतु ये प्रस्ताव तब तक प्रस्ताव ही बने रहते हैं जब तक कि इनमें कोई दूसरे व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेता। मान लीजिए यहाँ ए और बी दो पक्षकार हैं। ए अपनी कार को 50,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव लिखित में बी को भेजता है और उसी समय बी ए की कार को 50,000 रुपये में खरीदने का प्रस्ताव लिखित में ए को भेज देता है। यहाँ दोनों पक्षकारों द्वारा समान शर्तों या समान प्रस्ताव किया गया है, लेकिन ये प्रस्ताव तब तक प्रस्ताव ही रहेगा जब तक कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष उसे स्वीकार नहीं कर लेता। तो ऐसे को हम बोलते हैं ये प्रति प्रस्ताव है, क्रॉस ऑफर है। दूसरा जो है वो है स्थायी या चलत प्रस्ताव। स्थायी प्रस्ताव वह है जो किसी विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किया जा सकता है। इसे ही चालू प्रस्ताव भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न से तात्पर्य क्या है? कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य के संबंध में प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है, तो ऐसे स्वीकृति नहीं कही जा सकती। ऐसी स्वीकृति को हम स्वीकृति नहीं कहेंगे, वो काउंटर ऑफर मतलब स्थानापन्न प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में जब किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर होती है तो उस तथाकथित स्वीकृति को स्वीकृति नहीं बल्कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। जैसे अभी मान लो अपन ने एक उदाहरण देखा था कि ए कार बेचना चाहता है और बी खरीदना चाहता है। ए ने प्रस्ताव रखा बी के समक्ष कि मैं अपनी कार 50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, यदि आप खरीदना चाहते हैं, सहमत हैं तो प्रस्ताव स्वीकार करें। अब बी ने यदि ये कह दिया या ये प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ परंतु 45,000 रुपये में। अब यदि ए इसको प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यहाँ ये माना जाएगा कि ए ने प्रस्ताव स्वीकार किया है, ना कि बी ने, क्योंकि यहाँ स्थानापन्न प्रस्ताव मतलब उसमें शर्तों में परिवर्तन करके प्रस्ताव किया गया है, तो यह माना जाएगा कि स्थानापन्न प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट आता है कि किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है व्हाट इज नॉट प्रपोजल, जिसे हम ये मानेंगे कि ये कानूनन या विधायी नियमों के अनुसार प्रपोजल नहीं है। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसमें ये माना जाए कि ये प्रपोजल नहीं है? इनमें एक तो होता है प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना, और दूसरा है प्रस्ताव का निमंत्रण। अब देखते हैं हम प्रस्ताव करने की इच्छा क्या है। प्रस्ताव करने की इच्छा से तात्पर्य है कि प्रस्ताव किसी दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना इस बात की अभिव्यक्ति है कि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई प्रस्ताव करने की इच्छा रखता है। बातचीत के दौरान प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रकट करने से बाध्य करने योग्य वचन नहीं बनता है, चाहे जिसके सामने ऐसी इच्छा प्रकट की गई हो उसने उसके अनुसार ही कार्य क्यों न कर लिया हो। वस्तु स्थिति यह है कि प्रस्ताव करने पर ही प्रस्तावक के वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। यदि प्रस्ताव करने की इच्छा की घोषणा की है तो उस प्रस्तावक पर कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। मान लीजिए कि एक पिता ने अपने संभावित दामाद को पत्र लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद शेष संपत्ति में से एक भाग मेरी पुत्री को भी मिलेगा। न्यायालय ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि यह पत्र प्रस्ताव कर रखने की इच्छा या अभिप्राय को प्रकट करता है, न कि एक प्रस्ताव को। जैसे मतलब वो इच्छा थी कि यदि मेरी मृत्यु जब हो जाएगी तो एक हिस्सा मेरी पुत्री को भी मैं दूंगा, परंतु उसने इसके संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं किया था, केवल प्रस्ताव करने की उसकी इच्छा थी, तो ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ हम देख रहे हैं प्रस्ताव का निमंत्रण, इनविटेशन टू ऑफर। निमंत्रण से क्या तात्पर्य है कि प्रस्ताव करने का जो निमंत्रण है उसे हम प्रस्ताव नहीं मानते। इन दोनों में अंतर है, एक तो प्रस्ताव और एक प्रस्ताव करने का निमंत्रण। यद्यपि व्यवहार में इन दोनों को एक ही समझने की गलती हम कर बैठते हैं। प्रस्ताव का निमंत्रण देने वाला अपने कथन या विवरण से प्रकट करता है
कि वह किसी विशेष कार्य को करने अथवा न करने के लिए प्रस्ताव करने हेतु निमंत्रण दे रहा है। इस जैसे कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला है सूची पत्र। पहले जाने सूची पत्र क्या होता है। वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रकाशित सूची पत्र कोई प्रस्ताव नहीं होता, बल्कि प्रस्ताव करने का निमंत्रण होता है कि कोई भी व्यक्ति सूची पत्र में अंकित मूल्य देखकर व्यापारी को अनुबंध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब कि वो सूची पत्र जो है उसमें मूल्य है, उसके आधार पर आप वस्तु क्रय करने के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं कि मुझे इस मूल्य पर इतनी वस्तु चाहिए। बाध्य नहीं कर सकते कि आपने ऐसा कर रखा है तो आपको वस्तु देनी ही होगी। दूसरा होता है मूल्य पर्ची। मूल्य पर्ची से तात्पर्य है दुकान या भंडारों की अलमारियों में सजी हुई वस्तु पर लिखे मूल्य, इनके साथ लगी मूल्य की पर्ची भी प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। इस प्रकार सुपर बाजार से कोई व्यक्ति किसी वस्तु का चुनाव करता है तो कोई अनुबंध तब तक नहीं होता जब तक कि वहाँ का कैशियर इस वस्तु के मूल्य को स्वीकार नहीं करता। जैसे उस पर जो मूल्य लिखा हुआ होता है, ये आवश्यक नहीं है कि आपको वो वस्तु उसी मूल्य पर मिले। हो सकता है उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा हो। वो केवल एक मूल्य है कि जिसके आधार पर आप अपना प्रस्ताव दुकानदार के समक्ष रख सकते हैं। नेक्स्ट है मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड भी एक सूची पत्र की जैसे ही होता है। जहां हम जैसे होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां हमें एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसके आधार पर हम हमारा प्रस्ताव रखते हैं कि हमें क्या वस्तु चाहिए। उस मूल्य को देख करके विक्रय विज्ञापन, एक निर्धारित मूल्य पर माल बेचने का विज्ञापन भी प्रस्ताव का निमंत्रण ही है, क्योंकि वो भी ग्राहकों को प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण है। फिर है इसमें पूछताछ का उत्तर। किसी व्यापारिक पूछताछ के प्रत्युत्तर में प्राप्त उत्तर या मूल्यों को भी प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। यह भी प्रस्ताव का निमंत्रण ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु का मूल्य पूछ रहे हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप कुछ मूल्य कम करो। वो हमें कहता है कि चलो 50 रुपये की वस्तु हम हमको 45 रुपये में लगा देगा। तब तक जब हम तक उसके वस्तु के क्वांटिटी या उसकी दर निर्धारित करके और मूल्य निर्धारित करके उसका भुगतान नहीं कर देते, तब तक वो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। कंपनी का प्रविवरण। कंपनी अपने अंशों के विक्रय के लिए प्रविवरण प्रकाशित करती है। ऐसा प्रविवरण या अन्य विवरण जनता के समक्ष अंशों के विक्रय का प्रस्ताव नहीं है। ये जनता को प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र है। बीमा या विज्ञापन एजेंट द्वारा प्रेरणा। बीमा या विज्ञापन एजेंट क्या होते हैं? वो हमें मोटिवेट करते हैं, स्कीम बताते हैं, अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ वो हमें केवल जानकारी दे रहे हैं और प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मतलब निमंत्रण दे रहे हैं। वो हमारे साथ कोई प्रस्ताव नहीं कर रहे। जब हम अपनी पॉलिसी कोई लेते हैं किसी शर्तों के अधीन, तो वो प्रस्ताव माना जाता है। तो वो हमें सिर्फ प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित या निमंत्रित कर रहे हैं। फिर है लोकवाहक की समय सारणी। लोकवाहक संस्थाओं से आशय है जैसे रेलवे, बस, हवाई जहाज आदियों की समय सारणी का प्रस्ताव निमंत्रण है। जो व्यक्ति टिकट खरीदता है वही प्रस्ताव करता है। टिकट जारी करने वाली संस्था अपने समय सारणी की शर्तों के अधीन टिकट जारी करती है, जिससे टिकट खरीदने वाला बाध्य होता है। इन समय सारणी में प्राय लिखा होता है कि बस या ट्रेन जहाज समय पर नहीं पहुंच सकते तो यात्रियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यही कारण है कि लोक वाहन संस्था अपने वाहन में पहुंचने होने वाली देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है रिक्त पदों के लिए आवेदन की सूचना। जब भी कोई संस्था अपने यहाँ रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित करती है तो वो भी आमंत्रण या निमंत्रण होता है, प्रस्ताव नहीं होता। नेक्स्ट है नीलामी का विज्ञापन। नीलामी का विज्ञापन भी लोगों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु दिया जाता है। अतः कोई भी व्यक्ति नीलामी के विज्ञापन को पढ़कर दूर दराज से नीलामी में बोली लगाने आता है तो वो विज्ञापन करने वाला अपना माल नीलाम करने के लिए बाध्य नहीं होता। इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उसे अपने खर्च क्षति के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो हमने ये जो बिंदु देखे, इनमें से यदि कोई हमारे सामने आता है तो हम मानेंगे कि ये प्रस्ताव नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।